बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहला ट्यूटोरियल हमारे पास है वेस्टर्न सैंक्शंस के बारे में जो ईरान पे इम्पोज किए उन्होंने रिसेंटली अभी। तो सिंबॉलिक वेस्टर्न सैंक्शंस विल नॉट चेंज ईरान्स बिहेवियर, ये लिखा है डॉक्टर मोहम्मद अल सुलैमी ने। फ्रंटियर पोस्ट का ये आर्टिकल है। इसमें उन्होंने बेसिकल जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो ईरान के ऊपर अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाई हैं उनके बारे में बात की है, और उनका इम्पैक्ट क्या होगा ईरान की इकॉनमी के ऊपर, ईरान की स्ट्रेटजिक पोजीशन के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, उसके बारे में बात की है। और मेन जो चीज़ डिस्कस की है कि क्या ये सैंक्शंस ईरान को उसका जो बिहेवियर है, उसके अज़ाइम है, वो उससे बाज रख सकते हैं, उसको चेंज करने पे उसको मजबूर कर सकती हैं ये सैंक्शंस, क्या इतनी पावरफुल हैं। दूसरा हमारे पास है क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लाइमेट रिजिलियंस क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे हम क्लाइमेट रिजिलियंस क्या होता है। और इसमें जो ये डान का एडिटोरियल है एजाज अहमद ने लिखा है, तो इसमें जो बेसिक चीज़ है राइटर ने डिस्कस की है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट होता है, उस पर किस तरह से असरात उसके मरतब होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट डिजास्टर प्रूफ बनाने के लिए किन इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, ये राइटर ने डिस्कस किया है। और हमारी गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रही है। आप इस दोनों एडिटोरियल्स को जो है वो ऐसे राइटिंग के लिए भी लिख सकते हो, और जो पहला एडिटोरियल सैंक्शंस के बारे में है वो आप इंटरनेशनल रिलेशंस और क्लाइमेट रिजिलेंस वाला जो एडिटोरियल है इसको आप पाक अफेयर के साथ, इसके अलावा इंग्लिश ऐसे के लिए और जनरल नॉलेज के लिए, जनरल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जो क्वेश्चन हम पूछते हैं एडिटोरियल के एंड पे, उसका जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। Until when they reach it, their hearing and their eyes and their skins will testify against them of what they used to do. यहाँ तक कि वो यूं ही उसके पास पहुँचेंगे, उनके कान और उनकी आंखें और उनके चमड़े उनके खिलाफ इसकी शहादत देंगे जो वो क्या करते थे। यहाँ अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का नक्शा खींचा है कि जब मुशरिकीन को और जहन्नमियों को जहन्नम के सामने पेश किया जाएगा तो उस वक़्त वो अपने अमाल का इनकार कर रहे होंगे कि उन्होंने कुछ बुरे अमाल नहीं किए। तो उस वक़्त उनकी आंखें, उनके कान और उनकी स्किन, उनके चमड़े जो है उस बात की गवाही देंगे कि वो जो काम वो करते रहे थे। तो उनके पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो उनका इनकार कर सकें। अब आंखों ने जो कुछ, अब इसका क्या मतलब है कि गवाही देंगे। अब हम कानों से फ़र्ज़ करें कोई हराम चीज़ सुनते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, तो हमारे कान गवाही देंगे कि इसने ये गुनाह किया हुआ। आंखों से हम कोई हराम चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ हराम जो है हम देखते हैं, तो वो हमारी आंखें इस चीज़ की गवाही देंगी। अगर हम हाथों से किसी चीज़ को टच करते हैं जो अल्लाह ताला ने मना किया है, जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, जिनको टच करना गुनाह है, तो हमारी स्किन इस चीज़ की गवाही देगी कि इसने ये गुनाह किए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम तमाम गुनाहों से बचें ताकि उस दिन हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, पहले एडिटोरियल से शुरू करते हैं कि क्या यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलियन सैंक्शंस जो हैं वो ईरान को उसका बिहेवियर चेंज करने में मजबूर कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। जो रिसेंट सेक्शन है इसमें वो डिस्कस करेंगे हम इन सैक्शन का क्या इम्पैक्ट है और इनका ईरान के बिहेवियर पे क्या जो है असरात हो सकते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब रिसेंटली अब देखें तो यूरोपियन यूनियन ऑस्ट्रेलिया ने सैक्शंस का जो है वो ऐलान किया है ताकि ईरान को अपना बिहेवियर चेंज करने पे, अल्टर करने पे मजबूर कर सके। तो ये वेस्टर्न और ईरान जो रिलेशन है वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से और ईरानियन सपोर्ट जो है रशिया को, उसकी वजह से पहले काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और अब ये मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं सैक्शंस की वजह से। इनका बेसिक मकसद क्या है कि चाइना, ईरान जो है उसकी डिस्टेबलाइजिंग जो एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल उसी बागियों के लेकर या रशिया की सपोर्ट के को लेकर जो वेस्टर्न के हिसाब से है, तो उसको वो काउंटर करने के लिए इन्होंने सैंक्शन लगाई हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। अगर बात करें तो इसराइल गज़ा वार की वजह से और रेड सी क्राइसिस की वजह से इनके जो हैं रिलेशंस हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी ख़राब हो चुके हैं ईरान के।
इन सेक्शन में जो ख़ास बात वो सामने आई है, वो फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, उसने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC, जो इनकी पासदारान इनकलाब है, सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ईरान की, उसके ऊपर पाबंदियाँ लग गई हैं कि उनको वो एज अ टेररिस्ट वो जो है डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि अगर ये ईरान इससे बात ना आया तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि इन पे जो इनकी पासदार इनकलाब है उसको वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें। तो इसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट में टेंशन वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ सकती हैं। और मिलिट्री सपोर्ट जो रशिया को कर रहा है ये, उसमें मिसाइल डिलीवरीज भी शामिल हैं, तो वो जो है ईरान ने काफ़ी बढ़ा ली हैं। अगर फ़र्ज़ करें IRGC पे जो पासदारान इनकलाब पे अगर इस तरह की पाबंदियाँ लगती हैं, तो उसकी वजह से डिप्लोमेटिक लेवल पे जो यूरोपियन एम्बेसीज हैं वो तेहरान में वो बंद हो जाएंगी, और यूरोपियन नेशनल जो ईरान में मौजूद हैं उनको भी कन्फाइनमेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी भी काफ़ी जो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन हैं वो ईरान में कैद हैं। यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस का जो है वो स्कोप थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया है कि उन्होंने अनमैन्ड एयर व्हीकल्स UAVs, ये फॉर एग्जांपल ड्रोन्स मिसाइल्स वगैरह हो गए, उन पे ऊपर जो है वो उन्होंने सैंक्शन लगा दी हैं। और इस दफ़ा UAVs में साथ में मिसाइल्स को भी शामिल किया गया है कि जितने भी एंटिटीज़ हैं जो इनको इसके स्पेयर्स प्रोवाइड कर रही हैं UAVs के और मिसाइल्स के, उनको सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा अगर उन्होंने ये जो अपनी है लेन देन के साथ जारी रखा। तो इसके अलावा जो इनके एसेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर वो फ्रीज हो जाएंगे ईरान के, और ट्रैवल बैन्स जो हैं वो इन पे लागू हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी जो सैंक्शंस का जो है वो इस पे ऐलान किया है। तो 5 ईरानी इंडिविजुअल्स जिनमें उनके जो लीडिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो भी शामिल हैं, और 3 एंटिटीज़ हैं, 3 उनकी कंपनी वगैरह भी हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है सैंक्शन लगा दिए हैं कि वो ना तो उधर ट्रैवल कर सकेंगे, और उनके जो एसेट्स हैं वो भी फ्रीज हो गए हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तकरीबन 100 के करीब जो एंटिटीज़ हैं वो और इंडिविजुअल्स जो हैं वो अभी सैंक्शन के अंडर आ चुके हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया में। अगर इसकी बात करें तो ये इनका मकसद जो है वो बेसिक ये नज़र आता है कि जो इसराइल और तेहरान के दरमियान जो एक एस्केलेशंस बढ़ रही थी उसको कम करने के लिए ये जो है सैंक्शन लगाई गई हैं। ईरान ने भी इस पर काफ़ी जो है सख्त रिस्पांस दिया है, और डबल स्टैंडर्ड्स का इल्ज़ाम लगाया है वेस्टर्न कंट्रीज़ पे कि वो इसराइल को तो किसी किस्म के सैंक्शन नहीं लगा रहे, क्योंकि इसके बावजूद कि वो वहाँ पे गज़ा के अंदर जेनोसाइड में मुलविस है, उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा रहे, लेकिन ईरान पे सैंक्शन लगा रहे हैं जो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है अपने। तो इकानमी के ऊपर इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होने वाला। वजह क्या है कि ईरान की जो इकानमी है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑयल पे किसी किस्म की सैंक्शन जो है वो वेस्टर्न ने ना लगाई हैं, ना ईरान ना ही US ने लगाई हैं। हाँ, लेकिन इससे ये नुकसान हो सकता है कि उनकी जो एक सिचुएशन है सारी बनी हुई है, वोलेटाइल सिचुएशन बन गई है रीजन की, उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हिचकिचाहट का शिकार ज़रूर होंगे। अगर ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स पे किसी किस्म का जो है बैन लगाया जाए तो इसकी वजह से उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है। वेस्टर्न सैंक्शन जो हैं ये बेसिकली ईरान को उसके मिलिट्री इन्वेस्टमेंट से बाहर रखने के लिए की जा रही हैं, और ईरान की इकॉनमी जो राइटर के मुताबिक काफ़ी सफ़र कर रही है पुअर गवर्नेंस की वजह से। तो अगर ईरान जो है मिलिट्री पे अपना सरमाया खर्च करने की बजाय वो बाकी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में कैपिटल डेवलपमेंट में वो खर्च करे, तो उसकी इकॉनमी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। पहला क्वेश्चन हमारा आज का कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, ईरान ईरान का लिटरेसी रेट कितना है। ईरान के बारे में बात कर रहे थे, तो ईरान का लिटरेसी रेट कितना है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। अच्छा, नेक्स्ट है क्लाइमेट रिजिलियंस। क्लाइमेट रिजिलियंस क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या जो असरात होते हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है क्लाइमेट चेंज के इन असरात को रोकने के लिए क्या एफर्ट्स कर रही है। अच्छा, थोड़ा सा क्लाइमेट रिजिलियंस का बताते हैं। क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्लाइमेट चेंज को जो है वो बर्दाश्त कर सके, उसको सह सके। फर्ज करें कोई फ्लड आता है तो एक ब्रिज बना हुआ है, तो वो ब्रिज जो है वो फ्लड की वजह से ना गिरे, तो वो इसका मतलब है कि वो क्लाइमेट चेंज का को रिजिलियंट है, वो इससे
जो है सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। इस तरह का फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो वो अगर क्लाइमेट चेंज फॉर अर्थक्वेक या कोई साइक्लोन वगैरह आता है, अगर उसको वो बर्दाश्त कर जाती है तो उसका मतलब है वो क्लाइमेट रिजिलियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। मॉडर्न इकॉनमी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बेसिक चैलेंज के तौर पे सामने आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से तकरीबन 2020-21 में 44 के करीब जो कंट्रीज हैं उनमें हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट जो स्ट्रक्चर्स थे वो मुतासर हुए थे। और 2019 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 647 बिलियन डॉलर्स का जो नुकसान हुआ था मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, फ्लड्स की वजह से, अर्थक्वेक्स की वजह से या दूसरे जो डिजास्टर्स होते हैं क्लाइमेटिक डिजास्टर उनकी वजह से। अच्छा, डेवलपमेंट कंट्रीज जो हैं उनको जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो उसको क्लाइमेट शॉक्स के लिए का जो है रिजिलियंट उनको विद स्टैंडिंग बनाना चाहिए कि वो उसको बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है ग्लोबल मार्केट में उसकी वजह से ये काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी फ्लड्स की वजह से और दूसरे डिजास्टर्स की वजह से काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है। पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया है वो फ्लड्स ने किया है। तो फ्लड्स की वजह से एक तो बेसिक नुकसान होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है उसकी दूसरे उसको जो है इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब फ्लड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्शन आती हैं, जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेस स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो शट डाउन हो जाती हैं और उसकी वजह से इकॉनमी को बहुत लॉस का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि जो कि क्लाइमेट चेंज को कॉप कर सके, क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त कर सके, तो उसकी वजह से एक तो उस एसेट की जो है वो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। दूसरा जो डिज़ास्टर का रिस्क है वो कम हो जाएगा। इसके दो फायदे हैं, एक तो डिकार्बनाइजेशन में वो फ़ायदा दे सकता है हमें क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा क्लाइमेट शॉक्स को बर्दाश्त करने का जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसका एक नुकसान तो ये होगा कि इस वजह से जो कॉस्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अब ब्रिज बनाना है कोई या कोई इस तरह की बिल्डिंग बनानी है तो लाजमी बात है जब उसमें इस चीज़ को सामने मद्देनज़र रखा जाएगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन उसका लाइफ स्पैन भी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी उसमें ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट्स के चांसेस ज़्यादा हैं। फंडामेंटल जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हमें वो नीड है, वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर। किसी भी जब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसकी प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि इसको क्या जो है चांसेस हैं कि ये किसी भी डिजास्टर को विथस्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको उसके लिए रिसिलियंट बनाया जाए। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी प्रायोरिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो उसको चाहिए कि डिज़ास्टर नेचुरल डिज़ास्टर्स को कॉप करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे और इस तरह के जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको एलिवेट किया जाए कि आया को विथस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हाई क्वालिटी डाटा और टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ इसको कॉप करने के लिए, और नेचर बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं वो लेवरेज किए जाएँ। एनवायरमेंटल हार्मनी जो है वो होनी चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल बनाया जाए जो क्लाइमेट शॉक्स को सस्टेन कर सके। तो सबसे ज़रूरत इस चीज़ की है कि क्लाइमेट रेजिलियंस को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है वो मर्ज कर दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर इसको मर्ज कर देंगे तो उसका हमें दोहरा फ़ायदा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लाइफ स्पान भी बढ़ जाएगा और दूसरा क्लाइमेट जो है डिज़ास्टर उसके नुकसान भी वो मिटिगेट हो जाएंगे। तो फ्यूचर में भी इसके काफ़ी जो हैं वो जो है बेनिफिट सामने आ सकते हैं अगर इस तरह का जो पॉलिसीज़ और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए डिजास्टर्स को जो है बर्दाश्त कर सकें। दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का कि राइट एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कमेंट सेक्शन में क्लाइमेट चेंज का कोई एक असर, कोई एक चीज़ जो है वो इफेक्ट लिखना ना भूलें।